हेलो हेलो माइक चेक। क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी आप? चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, कल किस टाइम पे होगी एक बार मैं बता दूंगा। मैं बोल लूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, बता देंगे आपको सब कुछ। चलो भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग। बढ़िया मस्त मजे में। हम बढ़िया है, मस्त है, मजे में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो आज हम न्यूटन के गति के नियम के लेक्चर नंबर 3 पर पधार चुके हैं और आज हमारा स्वागत कर रहा है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रॉकेट प्रणोदय, मतलब उसके पहले हमारे पास जो और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वो करेंगे। रॉकेट प्रणोदय वगैरह पे क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद में मुक्त पिंड आरेख और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, है ना। मुक्त पिंड आरेख क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो समझेंगे और अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे कुछ सवाल करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़कर रस्सी में तन, स्प्रिंग बल, छदम बल, इन सब पे चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, चल तो हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्लास की शुरुआत। क्या हो गया आज इतने? भाई तुम्हें क्या करना, कितने भी बच्चे पढ़े, तू तेरा पढ़ना भाई, तुझे क्या मतलब है। चलिए, हाँ तो हम करते क्लास की शुरुआत। अच्छा, क्लास की शुरुआत करेंगे। अब उससे पहले हम यहां पर आपको कुछ जो क्वेश्चंस करवाए हैं उस प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो मुझे प्रैक्टिस करवाने थे आपको। पहले ये सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद में हम तृतीय नियम पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार का एक सवाल है हमारे पास जो कि है मशीन गन, धड़धड़ 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 वाला सवाल। ठीक है, यह सवाल में क्या होता है और इस सवाल को हमें कैसे करना होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है इस सवाल में। चल तो हम आगे बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ले, पढ़ ले हम यहां पर, कि पहले इधर उधर की बातें कर ले। सर आपने बोला था कि दूसरों के नोट्स काम नहीं आते। हाँ तो मैं अभी भी बोल रहा हूं दूसरों के नोट्स काम नहीं आएंगे कभी भी। चलो तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मैगी बना लिया आपने? हाँ बेटा मैगी खा लो, अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। हमें बोला है कि एक मशीन गन से 50 ग्राम की गोलियां 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। अच्छा, यदि 200 न्यूटन का औसत बल बंदूक पर लग रहा है तो प्रति मिनट निकलने वाली गोलियों की संख्या क्या हो? ठीक है, ये वाला सवाल जो है ये एक स्टैंडर्ड सवाल है। इसमें हमें इधर उधर की और भी बातें पूछी जा सकती है। जैसे इसका एक प्रतिरूप मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मुझे लग रहा है दोनों बैचेस के मिला। अरे यार तुझे फिर वही वाली बात, तुम्हें क्या करना, कितने भी बच्चे पढ़े, तू तो अपने घर में गांव में बैठकर अकेला सब पढ़ रहा है। आई बात समझ में? तुम्हें क्या मतलब उससे? और अगर तुम अपने घर में गांव में बैठ के अकेले से पढ़ रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे ऐप में वहां पे नंबर 6000 दिखाई दे, 10,000 दिखाई दे, 15,000 दिखाई दे, 50,000 दिखाई दे, तुम्हें क्या मतलब? और बैच 1 बैच 2 अभी भी अलग है, बैच मर्ज करेंगे तब हम आपको बता देंगे। और तुम्हें फिर वही वाली बात है, तुम्हें क्या करना उसमें मर्ज हो या ना हो। और क्या हो गया ऐसे पार्स भाई, क्यों कहीं कोई जाएगा? ये कौन अफवाह फैला रहा है? सुमित बेटा क्या हो गया तुझे? इनको खुजली हो रही है और खुजली मेरे हाथ में भी हो रही है अब। चलो तो अगर हम शुरुआत करें
तो ये सवाल जो है वो क्या कहना चाहता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होती है ये देखते हैं। तो मान के चलो कि मेरे पास कहीं पर किसी सतह पर ना या मशीन गन है, ऐसा कुछ कुछ बोला हुआ है, और इससे हर सेकंड ऐसा बोलते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि वो कितनी गोलियां प्रति सेकंड लग रही है वो, ठीक है। तो यहां पर प्रति सेकंड अगर मान के चलो हमने बोला प्रति सेकंड n गोलियां प्रति सेकंड n गोलियां निकलती है, ठीक है। तो आरोपित बल क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए। अब अगर मैं बल देखूं तो बल होता है सर F इंटू ए, अच्छा द्रव्यमान इंटू त्वरण, लेकिन यहाँ पे त्वरण नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे वेग में परिवर्तन जरूर पता है। तो डेल्टा V बाय डेल्टा टी कर देता हूं मैं, क्यों? क्योंकि इसमें गोलियों का प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग V दिया जिस वेग से बाहर आ गई गोलियां ना। तो अब इस पूरे प्रक्रम में एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है क्या कि m इंटू डेल्टा V होगा, फाइनल वेग V है, प्रारंभिक वेग तो 0 था, बटे में डेल्टा टी। अब यहां पर हमने द्रव्यमान किसका रखा है सर? द्रव्यमान रखा है हमने एक गोली का, वेग किसका है? एक गोली का, समय डेल्टा टी नहीं पता। तो इसको दो तरीकों से सोच सकते हो, या तो ऐसा सोच लो कि सर हमें बोला कि सेकंड तो एक है, समय कितना है? समय तो है सर 1 सेकंड। समय क्या बोला है सर? डेल्टा टी बोला है 1 सेकंड, लेकिन इतने ही सेकंड में n गोलियां निकली है। तो ये एक गोली के लिए लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा है? एक गोली के लिए लिखा हुआ है, एक बुलेट के लिए बात बोली जा रही है ये। तो कितनी बुलेट है सर? यहां पर n गोलियां है, तो यहां पर जो बल हो जाएगा n गुणा mv बटे में 1, टाइम हो गया 1, तो f की वैल्यू आ जाएगी n इंटू m इंटू v, ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल जो है आपको और मैंने होमवर्क में डाला हुआ है ना, और मॉड्यूल में भी हमारे इस प्रकार का सवाल है क्या कि हमारे पास हमें बोला है कि यहां पर एक चकती है, ऐसा भी टेस्ट वेस्ट में सवाल पूछा जाता है। एक चकती है, इस पे हम नीचे से धड़ धड़ करके गोलियां चला रहे, या ऐसा बोले गेंदें फेंकी जा रही है। तो ये चकती आना चाहती है नीचे, लेकिन गेंदें जा जाके इसके ऊपर लग रही है जो इस पर बल लगाएंगी, जिसकी वजह से नीचे नहीं आ पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बोलेंगे कि अगर चकती का द्रव्यमान कैपिटल M है तो mg बल लगाकर ये नीचे आना चाह रही होगी। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण mg बल, हर एक वस्तु पर नीचे की तरफ mg बल लगता ही लगता है। और इस पर ये जो गोलियां चलाई जा रही है, गोलियां कहां बल लगाएगी सर? इस पर ना। वैसे ये तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम इसके अंदर थोड़ा बहुत है कि गोलियां जो है वो प्लेट पर बल लगाएगी, और जिसकी वजह से प्लेट नीचे आने से रुक जाएगी, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात होगी। लेकिन हम तो बस इतना देखेंगे कि यहां पर गोलियां जो है ये ऊपर की तरफ F बल लगा रही है। तो यहां पर हमें बोल सकते हैं कि कितनी गोलियां प्रति सेकंड या प्रति मिनट चलाई जाए। तो क्या करेंगे, हमें पता है प्रति सेकंड ये गोलियां जो होती है बल लगाती है F बराबर N mv। M क्या है? स्मॉल m गोलियों का द्रव्यमान, स्मॉल m गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान। अच्छा सर, तो यहां पर गोली का द्रव्यमान पता चल गया हमें, और mg नीचे की तरफ बल लग रहा था। तो अगर हम चाहे इसे पकड़ कर रखना, ऊपर रखना, तो हम कर सकते कैपिटल mg प्लेट का द्रव्यमान या प्लेट का भार बराबर होना चाहिए n इंटू mv के। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रति सेकंड कितनी गोलियां चलानी चाहिए, तो यहां से n निकाल सकते हो। n क्या है? प्रति सेकंड गोलियों की संख्या। क्लियर है? तो ये दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, सवाल एक ही है कि इसके दो पैटर्न बन सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हमारे पास जो सवाल पूछा गया वो इस पैटर्न पे पूछा गया। हमें बोला कि एक मशीन गन से 50 ग्राम की, मतलब गोली का द्रव्यमान जो है वो 50 ग्राम दिया गया है। 50 ग्राम या 50 बटा 1000 करना पड़ेगा किलो में लाने के लिए, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही मात्रक में रखना पड़ेगा। और बोला गया है कि इससे 1000 मीटर पर सेकंड, कितना? 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। 200 न्यूटन का औसत बल बंदूक पर लग रहा है। कितना बल लग रहा है सर? 200 न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा, हमें बोला है प्रति मिनट, अरे बाबा धोखा, प्रति मिनट निकलने वाली गोलियों की संख्या। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया? हमने बनाया सर F बराबर
NMV, इसमें V, इसमें टाइम क्या रखा। देखो अगर आपको ये रटना नहीं है, आप चाहो तो मत रटो भाई, क्यों रट रहा है इसे, कोई मतलब नहीं है रटने का, है ना। तुझे क्या समझना, तुझे ये समझना कि सर बल होता है द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन बटे में समय। ये एक गोली के लिए लिख रहे हैं हम, एक गोली के लिए, तो होगा F बराबर m इंटू वी इंटू समय। अब हमें n गोलियों के लिए लिखना है और समय हो गया हमारा बटे में 60। क्यों कर दिया सर बटे में 60, क्योंकि अब समय 1 मिनट बोला है, t बराबर 1 मिनट बोला, तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड्स। या आप चाहते तो पुराना वाला कर लो, उसमें जो आंसर आएगा उसमें इंटू 60 कर लेना, बाकी तो है ही मामला सही। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी गई उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। F की वैल्यू है सर 200, N की वैल्यू हमें निकालनी है, द्रव्यमान है 50 बटे में 1000 इंटू वेग जो हो गए, अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, 1000 बटे में 60। तो सर ये 1000 से 1000 कट गया, बहुत ही बढ़िया, ये 0 से 0 भी कट गया, और ही बढ़िया। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आ जाएगा 200 इंटू 6 बटे में 5, ये आ गई N की वैल्यू 200 इंटू 6 बटे में 5। तो अब फाइनली आंसर क्या लिख सकते, फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं सर ये कटेगा, ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 240 N का मान, मतलब प्रति मिनट 240 गोलियां मारनी पड़ रही है, या अगर 240 गोलियां प्रति मिनट लग रही है तब जाके 200 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा बंदूक पे उसे रोकने के लिए। ठीक है, प्रति सेकंड भी पूछ सकते थे, प्रति सेकंड पूछते तो सर हम यहां से 60 का गुणा नहीं करते, प्रति सेकंड होता है तो क्या हो जाता है सर 60 से डिवाइड करके देख लो, 4 गोलियां प्रति सेकंड। खतरनाक चल रही है भैया ये मशीन गन, हर सेकंड 4 गोलियां, हर सेकंड 4 गोलियां चलाएगी, है ना। 4 इंटू 60 करोगे तो 240 हो जाएगा। तो ये पहला कंसेप्ट, पहला सवाल हमें जो समझना था। इसी प्रकार से एक और कंसेप्ट और एक और सवाल है जो कि होता है रॉकेट के ऊपर। रॉकेट के ऊपर, या ये जो पूरा कंसेप्ट है ये रॉकेट प्रणोदय का सवाल होता है। इसमें हमें रॉकेट प्रपल्शन पर सवाल पूछे जाते हैं और इसकी पूरे कंसेप्ट की बातें करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो है, छोटा जो सवाल है वह मुझे करना होगा। छोटा सा सवाल मुझे करना होगा, है ना। क्या करना होगा, ये वाला सवाल जो है वह आप लोगों को मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार जल्दी से ये वाला सवाल आप करके बताएंगे मुझे। सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताएंगे, बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। जल्दी से ये सवाल पढ़ेंगे, जवाब बताएंगे। आ गया जवाब, क्या जवाब आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब करते हैं आगे इस सवाल को। 90% बच्चों ने बता दी है जवाब। चल, तो क्या कह रहा है सवाल? सवाल हमें बोल रहा है, आवाज आ रही है? हाँ, 4, बहुत ही बढ़िया। कैसे करेंगे, ये कल मैंने कंसेप्ट बताया था, उसमें सवाल नहीं हुआ था तो इसलिए बस वाला सवाल ले रहे हैं हम, कि हमें एक समीकरण दिया है P बराबर A प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, बोला A और B स्थिरांक है, तो अब हमें बताना है कि इस पे कार्यरत परिमाणी बल किसके समानुपाती होगा। परिमाणी बल किसके समानुपाती होगा? तो यहां पर बिल्कुल ये होमवर्क में था, तो परिमाणी बल किसके समानुपाती होगा, तो कैसे करेंगे? F बराबर होता है सर dP बटा dt, मतलब इसका हम करेंगे अवकलन, तो F बराबर होगा P A प्लस बी टी स्क्वायर dt, मतलब हम करेंगे इसका अवकलन, इसको करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो F बराबर होगा A का अवकलन होगा 0 प्लस B इंटू 2t हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं F बराबर होगा 2BT, मतलब F समान उपाती होगा T के, F समान उपाती होगा T के। क्लियर मामला? F समान उपाती होगा T के। तो एकदम आसान सा सवाल जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार से ना मैं आप लोग
को दो इंपॉर्टेंट सी बातें शेयर करना चाहता हूं, है ना। उससे पहले हम लोग ये ब्रॉकेट प्रणोदय वाला सवाल करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, न्यूटन गति का तृतीय नियम समझेंगे, और बीच में दो इंपॉर्टेंट सी बातें, दो खुशखबरी आप लोगों के लिए है। सबसे पहली बात तो कि कल से फिजिक्स की क्लास का जो टाइम होगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास पलट गई है। पलट गई मतलब बायो की तो पहली क्लास होती ही रहेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास जो है उठकर इधर आ गई है। मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री की क्लास नंबर 3 पे होगी, फिजिक्स की क्लास नंबर 2 पे होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि आपका सब्जेक्ट रोटेशन होता रहे, हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिलता रहे। और क्योंकि लास्ट वाला जो होता है उसमें क्या होता है कि कभी कभी मतलब ऐसा कभी फिजिक्स में लगता है कि सर आखिरी क्लास है, फिजिक्स पढ़ने में डर लग रहा है, इसलिए दूसरी कर लेंगे, थोड़े दिन में फिजिक्स क्लास फिर से हम पहली कर लेंगे। तो ये रोटेशन केमिस्ट्री वाले सर ने आपको बता दिया, मतलब कल से फिजिक्स क्लास नंबर 2 पर होगी, नंबर 2 पे होगी, मतलब 5:45 बजे से कल फिजिक्स की क्लास शुरू होगी। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी खुशखबरी, अच्छा 3 खुशखबरी हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी, कल से बैकलॉग सीरीज है आप लोगों की। तो केमिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा कल बैकलॉग सीरीज में 12 बजे केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा क्लास हो रही है ना। हाँ, आप केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो आप, बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे फिजिक्स होता है तो फिजिक्स में देखो क्या होता है कि जब दूसरी क्लास होती है, पहली क्लास होती है, तो अगर आपकी क्लास 5:30 बजे खत्म करना है तो 5:15 बजे के करीब तक हमें कुछ पोर्शन एंड पर लाना पड़ता है ताकि 5:30 बजे क्लास खत्म हो जाए। लेकिन अगर रात को फ्री होता है, रात को उसके बाद क्लास नहीं है, तो मैं 9, 9:15 भी पढ़ा दूं तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिजिक्स की क्लास जल्द ही हम पहली कर लेंगे, थोड़े दिन में फिर से हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, बैकलॉग सीरीज, उसमें हम कल फिजिक्स की क्लास करेंगे, कल केमिस्ट्री की क्लास करेंगे 12 बजे, परसों के दिन 12 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, है ना। अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है, कुछ नहीं छूटा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से घर पर बैठ के जो पढ़ रहा है, जो कर रहे हैं, वो करते रहिए। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री वाले सर ने 1 अगस्त बोला है क्या बैकलॉग सीरीज का? अच्छा, सर को शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। नहीं बेटा, सर को शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। नहीं, 1 से 7 बैच 2 की है बेटा, बैच 2 की है। ठीक है, बैच 2 की है ना। आप बैच 1 में हो तो बैच 1 में जो होगा वो कल से ही बैकलॉग सीरीज होगी। ठीक है, बैच 2 की बैकलॉग सीरीज जो है वो हम लोग बाद में कर रहे हैं, पहले बैच 1 की कर रहे हैं। नहीं, शायद कामेश्वर, एक बार मैं कामेश्वर को फोन लगा कंफर्म भी कर लेता हूं, बाकी कामेश्वर ने शायद उल्टा बोल दिया, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं उनको फोन लगा के। ठीक है, और तीसरी खबर क्या, मैंने आज टेलीग्राम पर जैसे वो संपूर्ण जो है, तो फिजिक्स में तो ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है वो थोड़ी बहुत ही बातें हैं, तो मैं 2-4 पन्ने देकर काम नहीं करना चाहता हूं। तो आज मैंने पूरे 480 पन्नों की एक पीडीएफ तैयार कर ली है। इसमें मैक्सिमम सवाल पिछले साल के भी, कुछ सवाल नए भी ऐड किए, 2023 में जो नीट का पेपर हुआ था उसके सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल चुकी है, और ये वाली जो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिली है, ऐसी की ऐसी एक पीडीएफ आपकी ऐप में भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ में आपके फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर, मतलब पूरा 11th पूरा 12th, हाँ तीसरी अच्छी खबर है ना, क्या पूरा क्लास 11th से क्लास 12th के हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डले हुए हैं। इसके अंदर सारे 480, अरे मधु बेटा, मधु बाला, 480 क्वेश्चन नहीं है, 480 पन्ने हैं, पेज। और हर एक पेज पे जैसे अभी ये तो बेसिक मैथ्स हो गया, थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब जैसे ये वाला है, तो हर एक पेज पे कम से कम 10 से 12 सवाल है, मतलब 5000 से 6000 सवाल है इसमें, है ना। 5 से 6000 के बीच में कुछ सवाल है, मतलब 5000 प्लस सवाल है। ठीक है, तो 5000 प्लस सवाल है। ये सारे सवाल जो है ना, इनका अरे यार अब इसको सॉल्यूशन भी, नारायण बेटा देखो एक काम करना, नीट का पेपर भी मैं दिया आता हूं, सॉल्यूशन नहीं है इनका, आंसर है।
और इसके अलावा आप लोग चाहो तो इसका फोटो लेकर हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन डाउटनेट की ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप sp_sir_डाउटनेट लिखिए, टेलीग्राम से कर सकते हैं, या आप इसे ऐप के अंदर भी आज रात तक या कल से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि अपलोड होने में टाइम होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये वाली पीडीएफ जो है 400 पन्ने, मतलब ये पीडीएफ कोई 100-150 एमबी की नहीं होगी। ये पीडीएफ मैंने पूरी कंप्रेस करके मात्र 10 या 10.5 एमबी के करीब है, 10 एमबी के करीब में पूरी पीडीएफ डाल दी। मतलब अगर आपका डाटा लग रहा हो या डाटा की दिक्कत आती है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 एमबी कोई बड़ी बात नहीं है। 480 पन्नों के लिए 10 एमबी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आराम से यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, आप लोग चाहे तो इसमें इसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आप लोग चाहो, है ना, सॉल्यूशन कहां मिलेगा ये भी बता दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जैसे लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने इसके प्रिंट आउट निकाल लिए थे। आप लोग चाहो तो प्रिंट आउट निकालिए, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐप में से ही सॉल्व कर सकते हैं। 10.2 MB का था, बिल्कुल सही बात है ना। अब इसमें वो 0.2 MB इसलिए हो गए क्योंकि यहां पर है ना, एक बच्चा बोला 10.2 MB का, तो मैंने 10 MB का बनाया था। ये जो आगे पेज लिखा हुआ ना, जिसपे लिखा हुआ है संपूर्ण फिजिक्स और ये QR कोड वगैरह ये सब, इसके कारण उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई, बाकी वो 10 MB के अंदर मैंने कर दिया था आज सुबह। तो अब आप चाहो तो प्रिंट आउट निकालो, नहीं चाहो तो नहीं निकालो, क्योंकि इसको प्रिंट आउट निकालोगे तो कम से कम 300 रुपए तक लग सकते हैं, 300-400 रुपए, जो भी आपके उधर प्रिंट आउट का रेट चल रहा हो। ठीक है, या आप लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कुछ बच्चों ने जो कराया, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, बाकी आपकी इच्छा। क्या कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, प्रिंट आउट में जुगाड़ जमाया कि जो चैप्टर की जरूरत पड़ रही थी वो चैप्टर के प्रिंट आउट निकाले, या कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से उनके निकाले, या कुछ बच्चों ने क्या किया था कि प्रिंट आउट वाले भैया को बोला कि इसको ऐसी सेट कर दो पीडीएफ को, तो वो प्रिंट आउट निकालते वक्त ऐसा हो जाता है कि एक पन्ने पर एक ना आते हुए 2 पन्ने प्रिंट आउट हो जाते हैं। ठीक है, आप ये भी सेटिंग जमा सकते हो। कैसे जमा सकते हो, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं। क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका ये एक पन्ना है, तो एक पन्ना है जो है, इस पे अगर एक पन्ना प्रिंट आउट निकालोगे तो ऐसा आएगा। लेकिन अगर आप इसी को घुमा दो, तो आप घुमाकर, ये जुगाड़ है, ध्यान समझना, इससे आप अपना पैसा आधा कर सकते हो। कैसा, आप थोड़ा सा उसको बोलो फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, है ना, और छोटी होने के बाद में मतलब आप अगर एक पन्ना है तो एक तरफ ऐसा प्रिंट आउट, एक तरफ ऐसा प्रिंट आउट, तो 2 ही पेज प्रिंट हुए इस पे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको बोला ऐसा कर दे, और यहां पर पेज नंबर 1 प्रिंट आउट करवाओ, यहां पे पेज नंबर 2, तो पेज नंबर 1 थोड़े छोटे हो जाएंगे अक्षर उससे। हाँ, मशीन घर पे लगी तो कोई बात नहीं बेटा, आयुष नामदेव बोल रहा है मशीन घर पे लगी है, आप सभी इससे प्रिंट आउट करवा लो भाई, तू पार्सल करवा दे सबको, क्या बोलते हो, है ना। तो इधर और इधर प्रिंट आउट करवाओ, फिर पन्ना पलटा कर इधर और इधर, तो जहां एक पन्ने पर 2 पेज प्रिंट आउट हो रहे थे आगे पीछे, वैसे एक पे 4 हो जाएंगे, है ना। तो आपके पैसे आधे हो गए, है ना। अब अगर किसी ने पिछले साल प्रिंट आउट निकलवा रखा तो उसको फिर से प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट ईयर जैसे ही है। इसमें कुछ चेंजेस है, जैसे कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे मैंने, है ना, और इसके अलावा PYQ जो है वो नए ऐड करवा दिए 2023 वाले, है ना, मैंने खुद ने ऐड कर दिए है, तो वो आप उसके अंदर देख सकते हो, है ना। जैसे अगर हम जैसे आपको बेसिक मैथ्स की निकालने की जरूरत नहीं है, मत निकालो, इसके 5-6 पन्ने बच जाएंगे, है ना। तो हर एक में, जैसे अगर हम बात करें ये कैसे दिखेगा आपको, जैसे ये मान कर चलो अभी दिख रहा है वेक्टर सदिश जैसे ही खत्म होगा तो यहां पर नीचे शुरू हो चुका है, यूनिट एंड डायमेंशन। अब ध्यान रखना है ना कि चैप्टर का नाम ऊपर दिया हुआ, यूनिट एंड डायमेंशन एक्सरसाइज 1, मात्रक और मापन एक्सरसाइज 1, ये शुरू होगी, इसके एक्सरसाइज 1 चलेगी। हर एक के पहले, मतलब जो क्वेश्चन है उनके पहले टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे त्रुटि और मापन लिखा हुआ है, त्रुटि और मापन पे सवाल, ये त्रुटि और मापन पे सवाल आ गए सारे। ठीक है, सार्थक अंक लिखा हुआ है, उसके सवाल हो गए सारे। एक्सरसाइज 1 खत्म हुई, इसके हमने एक्सरसाइज 2, तो एक्सरसाइज 2 में एक पेज के 3 रुपए प्रिंट आउट के। अब ये कहां प्रिंट आउट हो रहा है,
भाई एक पन्ने के 3 रुपए तो नहीं लगते यार, मेरे हिसाब से ज्यादा से 1 रुपए या 2 रुपए लगेंगे। ठीक है, 1D 2D सब कुछ है इसके अंदर। 5 रुपए पर, भाई 5 रुपए पर पेज तो मत निकालो यार प्रिंटआउट, जिसको 5 रुपए पर पेज लिख रहे मेरा दिल दुख जाएगा, मत निकालो प्रिंटआउट, इसी से पढ़ लेना। कुछ पन्ने लगे तो प्रिंटआउट निकाल लेना। हाँ हो सकता है, पता नहीं है लोग रेट वेट बढ़ा दे, है ना। बाकी अब मेरे जमाने में तो यार वो तो प्रिंटर के तो खर्चा कम ही लगता है। चलो कोई बात नहीं, हम उस सब पे नहीं जाते। मैं आपको पीवाईक्यूज दिखा रहा था। तो जैसे ये एक्सरसाइज 2 है मात्रक और मापन की, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और मापन की एक्सरसाइज 2 है। तो इसके अंदर जब आप आएंगे तो आपको सारे सवाल जैसे नीट 2020, 18, उसके पहले के सारे सवाल 21, 20, 22 और साथ ही साथ नीट 2023 तक के सवाल दिखेंगे हर एक चैप्टर में। ठीक है, हर एक चैप्टर में नीट 2023 तक के सवाल दिखेंगे। जैसे एक्सरसाइज 2 खत्म होगी उसकी आंसर की रहेगी, और उसके बाद में एक्सरसाइज 1 शुरू हो चुकी है। अब ये दूरी विस्थापन, मतलब कि ये काइनेमेटिक्स या सरल रेखा में गति आ चुका है। क्लियर है मामला? ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप यहां पर इस सब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है प्रिंट आउट निकालना, आपकी मर्जी है, आप लोग चाहो तो निकलवा लो। बाकी ये क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि आपको एडिशनल, हमारे यहां 10 रुपए लगते। सृष्टि बेटा मैं आता हूं, तुम्हारा दुकान खोलेंगे हम प्रिंटर की, मैं प्रिंटर तुम्हें पार्सल करवा देता हूं, अपन दुकान खोल लेते हैं। हाँ, पुराने साल के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज 1 में नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में पीवाईक्यू है। 50 पैसे लगते हैं, ये बात सही बोली है ना, ये लड़के ने सही बोली भाई। 50 पैसे लगते एक तरफ के, दूसरी तरफ के 50 में से 1 रुपए प्रिंट आउट का लगता है। एक या ज्यादा से 2 रुपए लेगा, और इतने सारे करवाओगे तो 1 रुपए में कर देगा वो, 100% कर देगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे फिजिक्स मिला के 5000 तक क्वेश्चन है इसमें, 5000 क्वेश्चन है ना। तो आपको मॉड्यूल वॉड्यूल लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको आप प्रिंट आउट निकालो, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मामला? चलिए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट भाई। 10 रुपए में तो कलर्ड प्रिंट, 5 रुपए में तो कलर्ड प्रिंट आउट निकल जाता है, 5-7 रुपए में तो कलर्ड प्रिंट आउट निकल जाता है। ठीक है, इस पे एडिशनल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अलग से पढ़ सकते हो। इसका मेन मकसद बस यही है कि अगर आपके पास पीडीएफ रहती है तो उसमें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप उससे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एनसीईआरटी संपूर्ण कर रहे हो तो आपको होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क भी करना है। होमवर्क के जो डेली क्वेश्चंस है वो भी करना है। होमवर्क में जो क्वेश्चंस होंगे, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, होमवर्क में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस इसके भी होंगे, कुछ क्वेश्चन एररलेस के होते हैं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के होते, कुछ क्वेश्चन और किताबों के होते, कुछ क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए होते। तो इन सब क्वेश्चन को मिला के होमवर्क दिया जाता है आपको। तो आपकी एडिशनल बुक्स भी प्रैक्टिस हो गई है, आपके पीवाईक्यूज इसके अंदर है, क्लास में भी मैं एडिशनल क्वेश्चन करवा रहा हूं, और पीडीएफ भी मिल गई है। मतलब आपके पास दुनिया के सारे सवाल मिल चुके हैं आपको एक ही बार में। तो फिजिक्स में अब इसके अलावा और कुछ करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है मामला? चलिए, तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं और भी सवालों की तरफ। अच्छा, ये वाली पीडीएफ फ्री अवेलेबल है सभी के लिए, है ना। ये वाली पीडीएफ अगर आपका दोस्त या आपका कोई सहपाठी कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहा हो, अगर उसको चाहिए हेल्प के लिए तो दो, खुली बात है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में डाल रखी है। जिसको चाहिए वो डाउनलोड करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ बेचकर मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मतलब ऐसे अरे भाई मैं जो पेड वाला होगा उसी देंगे, नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए पीडीएफ। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी, जो ओपन सोर्स है, सब डाउनलोड कर लो। अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी सबके पास टैबलेट लैपटॉप उस पर है तो उस पर भी ये खुलेगा। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रॉकेट पर करते हैं सवाल, है ना। रॉकेट पर क्या कंसेप्ट होता है और रॉकेट ऊपर उड़ता क्या हो। वैसे ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है, जो इसको फॉर्मूला जो है, द्वितीय नियम पर ही बन जाता है ना। अब अपन दोनों मिलकर प्रिंट आउट मशीन ले लेंगे। अरे मिलकर क्या ले लेंगे, मैं अकेला ही दिलवा दूंगा प्रिंट आउट मशीन। जिसका भी 10 रुपए प्रिंट आउट निकल रहा है ना भैया, एड्रेस दे दो, प्रिंटिंग मशीन पहुंचवा देता हूं एक तुम्हारे गांव में।
है ना, खुद का भी प्रिंट आउट निकाल लेना, तुम्हारा भी खर्चा निकल जाएगा उतने में, है ना, तुम्हारे गांव में भी प्रिंट आउट करना बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक और मैं तुम्हें चालाकी, अरे यार रॉकेट नहीं उड़ पा रहा है, एक और चालाकी वाली बात बता देता हूं, एक और चालाकी वाली बात बताता हूं, है ना। प्रिंट आउट किसके वहां पर निकलवाने जाना है तुम्हें, प्रिंट आउट कौन सी दुकान पर निकलवाने जाना है ना। अगर आप कहीं गांव वगैरह में है तो आप किसी भैया को बोल दो जो किसी शहर में आपके आसपास रहते हो, वो आ रहे होंगे तो पीडीएफ भेज दो, वो निकलवा कर ले आएंगे, ठीक है। अब प्रिंट आउट कौन सी दुकान से निकलवा लो, है ना, मैं बता सकता हूं कौन कितना रेट करता है। अगर किसी के पास छोटी प्रिंटर की मशीन हो उसकी दुकान में कभी मत घुसना, है ना। प्रिंटर की दो टाइप की मशीन होती है, एक होती है छोटी सी काली मशीन जो टेबल पे रखे कर बैठे रहते हैं, उससे प्रिंट आउट मत निकाल लो, वो महंगी प्रिंट आउट निकालता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इंक होती है वो महंगी इंक आती है ना, तो वो बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता, उसको महंगा ही प्रिंट आउट निकाल कर बेचना पड़ेगा। तुम्हें प्रिंट आउट किससे निकालना है? जिसके पास बड़ी मशीन हो, फोटोकॉपी वाली, जो जमीन पे रखी हुई होती है, इतनी बड़ी सी मशीन होती है, इसके ऊपर ऐसा ढक्कन होता है, इसके ऊपर स्कैन करके प्रिंट आउट निकालते वो। तो इस मशीन से अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे, इस मशीन से अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे, बड़ी पीली कलर की मशीन होती है या सफेद कलर की मशीन होती है, बड़ी मशीन से उस दुकान पे जाना इसके पास बड़ी मशीन हो, वो सस्ते में निकाल कर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उस बड़ी मशीन का खर्चा कम होता है। बाकी वो छोटी वाली के पास जाओगे तो वो तो भैया वो लूट लेगा आपको, वो तो 10 या 15 रुपए भी मांग ले पन्ने के, क्योंकि उसको बेचारे को बहुत महंगी पड़ रही है, इंक बहुत महंगी आती है। ये सब बिजनेस की टेक्निक्स होती है। तुम कहां लगे हो चक्करों में? तुम तो पढ़ो रॉकेट प्रपोल्सन। हाँ भाई, रॉकेट प्रपोल्सन या रॉकेट प्रणोदन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रणोदन। तो अब यहां पर हमें क्या इसमें कंसेप्ट समझना है। देखो क्या होता है कि हाँ, छोटी वाली लूट लेगी, है ना, बड़ी वाली के पास जाओ, बड़ी मशीन वाली के पास, मतलब बड़ी मशीन के पास जाओ, उसमें मामला सही हो जाएगा। देखो भाई, तो अगर मान के चलो यहां पर ये रॉकेट है ना, बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हो भाई तुम लोग, मुझे लगता है बिगड़ जाऊंगा मैं तुम लोगों के साथ रहकर। ये एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है। तो अगर हमारे पास ये एक रॉकेट है तो इस रॉकेट को, अब ये मतलब झोपड़ी है, रॉकेट भी ऐसे ही दिखता है। अभी रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वैसे इसको रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम काम आता है। क्या आता है? तृतीय नियम काम आता है। तृतीय नियम क्या करता है? तृतीय नियम बोलता है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होगी ही होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब यहां पर अगर हम इसमें ऐसा का ऐसा कुछ कंसेप्ट लगाना चाहे तो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है ये समझने के लिए, तो क्या होता है कि रॉकेट में, जैसे आपने देखा होगा कि रॉकेट जो है वह बहुत ज्यादा गैस छोड़ता है। रॉकेट जब भी, है ना, जैसे भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च करने से आधे घंटे 15 मिनट पहले से इंजन चालू हो जाते, फिर उसके बाद लॉन्च होने के कुछ 1 मिनट पहले बहुत ज्यादा गैस बाहर आती है, और जब लॉन्च होने जाता है तो पृथ्वी कांप जाती है, और इतनी ज्यादा गैस उसमें से बाहर निकलती है। वो एक्चुअल में रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए इंजन नहीं चाहिए। जैसे हमारी गाड़ी में क्या होता है, हमारी गाड़ी में टायर लगे हुए होते हैं, तो हमने गाड़ी चालू करी, एक्सीलरेट किया, तो वो गाड़ी में या साइकिल में चेन वगैरह होती है, वो पीछे वाले टायर को घुमाती है, तो वो इंजन चल रहा है जो पीछे वाले टायर को घुमाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है। अब यहां तो टायर तो लगे नहीं है, हवा में टायर तो है नहीं, तो ऊपर कैसे जाए, आगे कैसे बढ़े? तो इसके लिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कि अगर हम यहां पर ऐसा समझे कि इसमें यहां पर गैस जो है वो रॉकेट से बाहर आ रही है, ये जो होगा वो वीआर वेग से, वीआर मतलब क्या है, ये रॉकेट की गैस का वेग है, रॉकेट के सापेक्ष विपरीत दिशा में बाहर आ रही है। तो अब हमें पता है कि सर अगर ये नियत वेग से गैस बाहर आ रही है, मतलब ये कुछ वैसी कहानी होगी कि पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि यहां पे इसके अंदर भी क्या लगे हुए, पाइप लगे, तो पाइप में से पानी बाहर आ रहा है। तो पानी अगर बाहर आएगा तो उसकी वजह से, या गैस, अब ये पानी नहीं यार, गैस बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर आ रही है, जिसकी वजह से रॉकेट पे एक रिएक्शन आएगा,
प्रतिक्रिया बल लगेगा, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ना शुरू कर देगा। तो अब हमें यह समझना है कि ये कितना बल लगा पाएगी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल चाहो तो मैं आपको ऐसा भी बता सकता हूं कि आपने कभी ऐसा महसूस किया हो या अगर कभी आपके साथ हुआ हो कि जो छोटी पाइप की है ना, पाइप की नली होती है या पाइप होता है जो छोटा वाला, वो मान के चलो कि हमने कहीं गार्डन में ऐसे पड़ा हुआ था या बरांडे में कहीं पर ऐसा पड़ा हुआ था या बालकनी में कहीं पड़ा हुआ था और कहीं किसी ने तो उसे नल खोल दिया, मोटर चालू कर दी। तो अगर वो पाइप पहले ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा पड़ा रहा था, ऐसा अपने जीवन में दुखी इधर का मुंह करके ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, जैसे ही नल चालू होता है तो ऐसा आपने महसूस किया होगा उसके अंदर पता नहीं कहां से एक आत्मा आ जाती है और कभी कभार तो एकदम ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा, ज्यादा फोर्स से पानी आ रहा तो ऐसा करके पीछे भागने लग जाता है ना। या ऐसा कभी इधर का मुंह करके पड़ा रहता तो ऐसा भागने लग जाता, पाइप किधर भी घूमने लग जाएगा, है ना। कभी कभार कुछ पाइप तो ऐसा होता है कि नीचे से यहां फंस जाता है उसमें कहीं से, तो इधर उधर तो पानी फेंकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पानी बाहर जा रहा है, तो हमें पता है पानी बाहर जा रहा है तो बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? F बराबर, कौन सा बल लग रहा है? F बराबर VdM बटा dt। ठीक है, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है नियत वेग से। अब ये जो पानी बाहर जा रहा है तो ये कौन लगा रहा है? ये पाइप पानी पे बल लगा रहा है जिसकी वजह से पानी बाहर जा रहा है। तो पानी का भी फर्ज बनता है प्रतिक्रिया बल देना पाइप को। तो पानी आगे गया तो पाइप को पीछे धक्का लगा दिया। इसी वजह से, है ना, आपने ये बहुत सारी बार ऐसा भी महसूस किया होगा कि हम लोग कभी कभार टंकी में पाइप डाल के आ जाते हैं, है ना, थोड़ी देर में वापस नीचे गिर जाता है ना। या कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ऊपर की टंकी भरनी थी, पाइप लगाया, पाइप चढ़ा दिया उसमें, है ना, फिर हम ऐसा टिका कर आते उस पाइप को कि भैया ये पाइप नीचे ना आए, लेकिन फिर भी नालायक को कतई शर्म नहीं आती, हम उसको सेट करके आएंगे, नीचे उतरेंगे, उठते में अगर पापा ऊपर पहुंच गए तो उसे तुरंत नीचे आ जाना है पाइप को। अब ऊपर घर वाले पहुंचे, हमको आके चिल्ला रहे कैसा पाइप लगाया, बाहर आ गया ये। क्यों? क्योंकि वो पाइप एक्चुअली बाहर नहीं आ रहा है ना। वो क्या हो रहा है कि पाइप जो है वो वहां पर फिक्स आप करके आए, आपने उसे छोड़ दिया, धीरे 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 उस पर प्रतिक्रिया बल लग रहा है और वो बाहर आ गया। ठीक है, तो हाँ, वॉशिंग मशीन से बाहर आ जाता है, बिल्कुल ये नागिन डांस करने लग जाता है पाइप। तो ये वो किसकी वजह से हो रहा है? क्या? यह प्रतिक्रिया बल की वजह से हो रहा है। तो वैसे ही यहां पर ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट में से डीएम बटा dt गैस जो है वो बाहर आएगी, तो ये रॉकेट पे ऊपर की तरफ बल लगेगा, है ना, बल लगेगा। अच्छा सर, तो ये रॉकेट पे ये F ऊपर की तरफ बल लगने लगा, इसे Ft बोल देते, या यही थ्रस्ट कहलाता है, या यही प्रणोद बल कहलाता है। तो ये Ft बल ऊपर लगने लगा। अच्छा, अब ये रॉकेट जो है उसमें दो, हाँ, मम्मी से डांट पिटती है, पापा से डांट पिटती है ना, या एक डायलॉग पड़ता है, तू किसी काम का नहीं, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, क्यों ही है तुम हमारे घर में, जो काम सही एक काम बोला था वो भी ढंग से हो नहीं पाया। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के डायलॉग ताने सुनने को मिलते हैं, है ना। तो यहां पर ये Ft है, तो Ft बल से, या ये जो बल लगा है रॉकेट पे, इससे रॉकेट ऊपर जाने लगा। ओके सर, तो अब क्या होता है, इसमें दो तीन बातें पूछी जा सकती है। इसमें एक्चुअली में दो केसेस बनते हैं हमारे पास। क्या केस बनता है कि यहां पर सबसे पहला केस बनेगा कि यहां पर ये रॉकेट जो है वो नियत त्वरण से ऊपर जा रहा है। केस वन नियत त्वरण। अब हमको ये देखना पड़ेगा हमें सवाल में क्या पूछेगा। सवाल में क्या पूछ सकता है? पहली बात तो यही पूछ ले, प्रणोद बल क्या होता है। फिर हमसे पूछा नियत त्वरण, केस वन, नियत त्वरण से गतिशील है, नियत त्वरण से रॉकेट ऊपर जाता है। तो अगर नियत त्वरण से रॉकेट ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? उस कंडीशन में देखो, अब हमें लिखना होता है एफ नेट बराबर होता है ma के, द्रव्यमान इंटू त्वरण, रॉकेट का द्रव्यमान इंटू त्वरण, अगर नियत त्वरण से जा रहा है तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक बल तो रॉकेट पे ऊपर लग ही रहा है, साथ ही साथ रॉकेट भी तो क्या है, पृथ्वी की चपेट में आएगा ही सही, तो इस पे नीचे की तरफ mg बल भी लगेगा। तो यहाँ पे दो बल लगेंगे, एक बल लगेगा Ft माइनस होगा mg, ये बराबर होगा ma के। तो हम यहां से त्वरण निकाल सकते हैं, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं। तो Ft हमने ऊपर से निकाल लिया, माइनस mg कर देंगे तो ma। ठीक है, तो यहां पर यह ma, a क्या होगा, यहां पे त्वरण आ जाएगा। आय हाय, ये क्या डायलॉग मारा है।
है ना। ये भाई ये वाला डायलॉग मेरे को तो नहीं पड़ा है ना, लेकिन ये दीप्ति ने एक बढ़िया डायलॉग बोला है ना, शायद इसको घर पे पढ़ता होगा। भैंस का गोबर ना लीपने में ना थोपने में किसी काम का नहीं है। चलो देखो, तो अब यहां पर ये पहला केस था, नियत त्वरण से जाएगा तो देखा Ft माइनस mg बराबर होगा ma के। अब इसी प्रकार से केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नियत त्वरण ना होते हुए नियत वेग से जा रहा हो। किससे जा रहा हो, नियत वेग से जा रहा हो। तो नियत वेग से अगर ये गतिशील होगा, नियत वेग से गतिशील होगा, तो नियत वेग से अगर गतिशील होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नियत वेग से गतिशील होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। सर नियत वेग से गतिशील होगा मतलब त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 होगा, मतलब ये त्वरण तो 0 है। मतलब क्या हो सकता है, देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऐसा करके बढ़ते हुए वेग से ऊपर जाए या नियत वेग से ऊपर जाते। अब देख, अगर रॉकेट को नियत वेग से भी ऊपर ले जाना है तो इस पर भी हमें बल तो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर देखो अगर मैं रॉकेट को खुला छोड़ दूं तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा mg से, नीचे गिर जाएगा mg से, तो नीचे गिर जाएगा mg से, तो वो नीचे ना गिरे इसके लिए हमको एक और बल ऊपर की तरफ लगाकर रखना पड़ेगा। Fn बटा नेट बल है, ये क्या है, नेट बल। अच्छा जिसको नहीं पता, ये होता है नेट बल, नेट बल या परिमाणी बल। अच्छा, तो अगर यह त्वरण 0 है तो इस कंडीशन में एकदम आसान सी बात हम लिख सकते हैं सर कि यहां पर Ft जो होगा वो बराबर होगा mg के, है ना। मतलब कि नीचे देख दो बल लग रहे, एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक बल ऊपर की तरफ प्रणोदन बल लग रहा है यहां पर, या थ्रस्ट फोर्स, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। Ft थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा तो नियत वेग से ऊपर जाएगा, है ना। तो 99% चांस है ये या यही पूछा हमसे सवाल में, ये बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। अब एक और चेतावनी, है ना, ऐसा बोलते ना कि कहीं का लिखा ना कि कृपया दूरी बनाए रखे, हाथ लगाने से जल सकता है हाथ, है ना। कैसा, कहां हाथ लगाएंगे, हो सकता है कि किसी ने ये रॉकेट प्रोपल्शन का कहीं पर कुछ थ्योरी पढ़ लो या किसी किताब में ताक झाक कर लो, तो अगर वो किताब नीट की नहीं होगी तो उस किताब में इसमें भयंकर बड़ा सवाल दिया हुआ होता है। वो एकलौता सवाल है इस दुनिया में, कॉमन सेंस का सवाल, कि सर यहां पर अगर गैस बाहर निकल रही है तो धीरे धीरे द्रव्यमान देखो ऐसे तो समझे तो हम तो सॉल्व करेंगे द्रव्यमान कांस्टेंट मानकर, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा, गैस ये रॉकेट से गैस बाहर आ रही है तो धीरे धीरे इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा ना, ये खाली होता जाएगा टैंक, तो उसके कारण इसका त्वरण नियत नहीं रहेगा, कुछ अलग होता जाएगा। तो वो लॉग के पदों में आंसर आता है, ln के पदों में आंसर आता है, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहीं सवाल दिखेगा आपको, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा वाला सवाल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में दिया हुआ, मॉड्यूल में भी दिया हुआ कुछ, तो वो सवाल करने की आवश्यकता नहीं है हमें। चलिए अभी हमने जो पढ़ा इस पे आधारित कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं। हमें बोला गया है कि हमारे पास 1000 किलो द्रव्यमान वाले रॉकेट में ईंधन की खपत 40 किलो, देखो अब ये दिख रहा 40 किलो प्रति सेकंड हो रही है। प्रति सेकंड मतलब dm बटा dt दिया, तो क्या क्या दिया हुआ एक बार लिखते जाते हैं हम। यहां पर हमें रॉकेट का द्रव्यमान दिया हुआ कैपिटल M दिया हुआ 1000 किलो, पहली बात। दूसरी बात हमें दिया हुआ है dm बटा dt, क्या दिया हुआ है, dm बटा dt, मतलब द्रव्यमान प्रति सेकंड कितना है, 40 किलो प्रति सेकंड दिया हुआ है, 40 किलो प्रति सेकंड द्रव्यमान दिया हुआ है। अच्छा सर, की दर से हो रही है। रॉकेट में 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गैस निकासित होती है, तो रॉकेट पर प्रणोद का मान क्या होगा या अपथ्रस्ट का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो भाई कैसे निकालेंगे यहां पर। तो करते हैं सॉल्व, आओ मिलकर करें सॉल्व। तो इसमें वेग का मान भी दे दिया सर, v दिया हुआ कितना, 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, हमें सबसे पहले सर यहां पर Ft का मान निकालना पड़ेगा। तो Ft क्या हो जाएगा, v dm बटा dt हो जाएगा,
मतलब v क्या है, वेग कितना है 4 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 4 गुणा 40 गुणा 40। तो कितना आएगा सर यहां पर अगर हमने गुणा करने का सोचा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 मतलब हो गया 20, और 20 के आगे एक और 0 गुणा 10 की घात 4। तो सर ये जो 2 0 में अगर इसे दे दूंगा तो इसके 0 बढ़ जाएंगे, तो 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बस इतना पूछा था। क्या पूछा था कि यहां पर नेहा बिटिया हम सैटरडे को भी क्लास लेंगे, चिंता ना करो। सैटरडे को क्लास आपकी मैं शुरू कर दूंगा, मुझे दो अब 20 दिन का समय, और 15 से 20 दिन मतलब 2 से 3 हफ्ते का समय। एक और टेस्ट होगा, उसके बाद में मैं सैटरडे को क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है, चिंता ना करो। क्योंकि एक्चुअल में बात यह है कि हमें बैच 1 और बैच 2 को साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है। तो वो लोग बेचारे जो लेट शुरू करे अभी मैं उनको खींच कर ला रहा हूं आगे की तरफ, फिर वो लोग भी आ जाएंगे तो हम सैटरडे को भी क्लास करेंगे। हाँ, बलून से निकलती हुई एरर डीएम बटा dt लगा सकते हैं। तो अभी तो हमारा आंसर आ गया 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन। चलो आगे बढ़े। सर इसमें रॉकेट के द्रव्यमान का कोई काम नहीं। अगर हमसे वो पूछता कि कितने त्वरण से ऊपर जा रहा है वगैरह सारी बातें करता तो करते, लेकिन अभी तो उसने हमें प्रणोद बल का मान ही पूछा है। ओके, क्लियर है मामला, आगे बढ़े। अब हमारे पास यहां पर एक और सवाल, जैसे एक और आसान सवाल। एक रॉकेट की 300 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, उस पर 210 न्यूटन का बल क्रियाशील है। ईंधन से जलने की दर क्या होगी? ईंधन के जलने की दर क्या होगी? तो क्या बोल रहा है सर, हमें बोला है कि एक रॉकेट है, उस रॉकेट पर 200 न्यूटन का बल लग रहा है, बहुत ही सस्ता रॉकेट है, और जो कि 300 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, ठीक है। तो हमें वेग दे दिया, कितना दे दिया, 300 मीटर पर सेकंड दे दिया। ओके सर, और डीएम बटा dt सर ये तो पूछा है केजी पर सेकंड, हमारी तो यही चीता स्टार है क्या कि सर जब भी केजी पर सेकंड कहीं दिखा मतलब कि हमें डीएम बटा dt लगाना है। अब साथ ही साथ यहां पर हमें बल भी दिया हुआ है, बल दिया हुआ है 210, तो बिल्कुल ही छटाक भर सवाल v डीएम बटा dt। तो ये f कितना आ जाएगा, f दिया हुआ सर 210 न्यूटन, v 300 बराबर होगा dm बटा dt। कितना वेग, कितना द्रव्यमान प्रति सेकंड है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 7 बटा 10 या 0.7 kg पर सेकंड, 0.7 kg पर सेकंड। ये होगा dm बटा dt, ये होगा dm बटा dt। क्लियर है मामला, आ गई बात समझ में? चलो ओके, बहुत ही बढ़िया रोमांचकारी बातें। हाँ भाई, और सवाल इस पे एक आधा और बचा हुआ था हमारा सवाल। हाँ, एक और सवाल बचा हुआ है, ये थोड़ा सा अब वो जो त्वरण वाला है वैसा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल, केस 1 वाला। हमें बोला एक द्रव्यमान, एक रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान जो है वो 20 गुणा 10 की घात 3 किलो है। यदि इसका प्रारंभिक त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है तो प्रारंभिक प्रणोद बल क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, एक रॉकेट ऊपर उड़ना चाह रहा है तो उस पर Ft माइनस mg बराबर होता है ma के, यह हमें पता है। अब हमें v dm बटा dt नहीं लगाना है, हमें सीधे सीधे प्रणोद बल का मान पूछ लिया है। तो कितना होगा सर, यहां पर Ft बराबर हो जाएगा ma प्लस mg, ma प्लस mg बराबर होगा Ft के। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है जोरों से? अगर हाँ तो हम यहां पर बोल सकते हैं सर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान दिया हुआ है 2 गुणा, अच्छा एक काम करो इसमें द्रव्यमान कॉमन ले लो, तो हो जाएगा a प्लस जी की वैल्यू होती है 10, ये तो हमें पता है सर, वो ऐसे सवाल वाले ने बोल भी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो यहां पर हम बोलेंगे Ft का मान जो हो जाएगा सर ये हो जाएगा m इंटू त्वरण। त्वरण कितना होगा, त्वरण है सर 4, अच्छा m का मान भी रख ही देते हैं हम, ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात 3 इंटू 4 प्लस 10, ये हमारा आंसर है। कितना होगा सर,
ये सर देखो, अब यार इतनी मजदूरी मत क्या करो, साफ दिख रहा सर, 4 + 10 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 × 2 करोगे 28, 28 वाला जो है वो आंसर होगा, 28 वाला जो होगा वो आंसर होगा, 12 20 6 28, तो 28 वाला आंसर होगा। बाकी अगर आप करना तो करो, 2 20 × 10 की घात 3 × 1 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 280 × 10 की पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 28 × 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक है, रॉकेट निर्वात में हो बेटा, रॉकेट अगर निर्वात में होगा तो निर्वात में ले जाने के लिए भी तो बल लगेगा। आय हाय मुस्कान, मुझे पता ही था ये मुस्कान ही ऐसी बात पूछ सकती है। सर जी नेगेटिव लगेगा ना, वो सरल रेखा में गति था, उसको छोड़ के आगे बढ़ जा, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बल की बात हो रही है, बल की बात हो रही है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर देख, यहां पर ये रॉकेट है, झोपड़ी नहीं है, ये रॉकेट है। क्या कि सर यहां पर एक बल लगा Ft ऊपर की तरफ और ये लगा mg नीचे की तरफ, तो इसीलिए तो मैंने यहां पे Ft - mg करा। ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। आई बात समझ में? ठीक है बेटिया, तो यहां पर ये नेगेटिव ही तो रखा, ये mg नेगेटिव ही तो रखा, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को हमें घटाना होगा परिमाणी बल निकालने के लिए। फिर यहां पर हमने इसे ma के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि परिमाणी बल जो होता है वो बराबर होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण के। अब यहां से सूडो फोर्स भी लगता है कि बेटा, सूडो फोर्स तब लगता है, देखो कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ लिए शायद, सूडो फोर्स तब लगता है जब आप रॉकेट के अंदर बैठोगे, रॉकेट के अंदर बैठोगे, रॉकेट के बाहर से सूडो फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो यहां पर ये mg जो था वो उधर की तरफ चले गया, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रॉकेट वाले पर हमने काफी सारी चर्चाएं कर ली। अब हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जो ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 12, बेटा चिंता ना करो, आज एक बार कर लेना, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको 100% कल की क्लास में करवा दूंगा। अब यहां पर निर्वात में mg लगता है कि बेटा, निर्वात में रॉकेट चलेगा तो रॉकेट को जाने के लिए भी तो हमें बल लगाना पड़ेगा, वो निर्वात तक पहुंचाने के लिए बल लगेगा, और निर्वात में पहुंच गया तो निर्वात में mg लगता है। अगर हम पृथ्वी पे निर्वात बना दे, वैक्यूम बनवा दे, तो पृथ्वी पे एक डब्बे में वैक्यूम बना दिया तो उसमें mg लगेगा ही लगेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है वो mg होता है, mg होता है। जय शर्मा, क्लास में जल्दी आया कर, वरना कल से तेरी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है इस बार। और किसी को कुछ पूछना है? चल अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम क्या होता है ये समझना है हमें। तो तृतीय नियम हम ऑलरेडी पिछली क्लास में समझ चुके थे, कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी हमको इसके और कुछ डिटेल में चर्चाएं करनी होगी। तो क्या होता है कि हमारे को पता है सर, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा अगर पृथ्वी से बाहर निकल जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगेगा, पृथ्वी पर रहोगे तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। अभी तुम लोगों को मजा आ रहा है, अभी थोड़े दिन में मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब इतना मजा लेना, है ना। ये सब कुछ बताएंगे कि पृथ्वी के बाहर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, दूसरे ग्रह पे क्या होगा, सब कुछ। चलो फोर्स का वास्तविक समीकरण, हाँ तो बेटा अगर फोर्स का वास्तविक समीकरण F बराबर ma है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर ma नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है ना। फोर्स का समीकरण डेल्टा P बटा डेल्टा T है, और अगर डेल्टा P बटा डेल्टा T ऑप्शन में नहीं है तो F बराबर ma सही होगा। लेकिन न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर ma ही है, ये जरूरी नहीं है ना, दोनों चीज होती है। डेल्टा P बटा डेल्टा T बराबर F होता है न्यूटन की गति का नियम, लेकिन F बराबर ma सही है, ये तो स्टेटमेंट तो सही है।
अगर हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम देख रहे हैं तो हर क्रिया के लिए एक अभिक्रिया बल होता ही होता है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, अगर ए बी को अट्रैक्ट करता है तो बी भी ए को अट्रैक्ट करेगा, है ना। यह एक दूसरे पर बल लगाएंगे। जैसे इसके काफी सारा एग्जाम्पल मैंने आपको कल की क्लास में भी दिए थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क में डाले थे। अगर हम चलते हैं तो हम चलते समय क्या करते हैं सर, हम चलते समय जमीन पर पैर रखते हैं, जमीन पर पैर रखते हैं, और इसमें जैसे ही हम जमीन पर जोर लगाते हैं तब क्या होता है, हमने बल लगाया जमीन पर, जमीन ने हमें प्रतिक्रिया दी। तो अगर मैं इधर की तरफ ऐसा बल लगा रहा हूं जमीन पर, तो जमीन मुझे ऐसा बल देगी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्लियर है मामला। तो हर क्रिया के लिए एक अभिक्रिया बल होता ही होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि क्रिया अभिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। क्योंकि एक ही वस्तु पे लगेंगे तो नेट तो जीरो हो जाएगा सर, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है ना। हर क्रिया के लिए अभिक्रिया होती है और यह विपरीत दिशा में लगते हैं अलग अलग वस्तु पे। इसलिए कहा F12 जो होगा वो बराबर होगा -F21 के, विपरीत दिशा में। इसको हम ऐसा भी समझते हैं, मान के चलो इसको बेसिक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो हम यहां पर एक द्रव्यमान को या एक ब्लॉक को हमने जमीन पर रखा हुआ है, m द्रव्यमान का ब्लॉक है जो जमीन पर रखा हुआ है। तो इस पे नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लग रहा है mg, ठीक है, गुरुत्वीय बल लग रहा है mg। इस दुनिया में जो भी वस्तु पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर ऐसा, पृथ्वी से बहुत दूर की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे पृथ्वी के आसपास। पृथ्वी के आसपास मतलब यहां पर भी रखी हुई है, या इसके अलावा थोड़ी ऊपर भी है, कहीं पर और भी है, या हो सकता है कि पृथ्वी से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उतनी सब हम बात करेंगे। तो उसमें हम ये बोलेंगे कि हमेशा नीचे की तरफ एक जी लगेगा या गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिस कारणवश वस्तु पे जो बल लग रहा है वो mg नीचे की तरफ सदैव एक बल होगा ही होगा, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट सी बात। तो वस्तु पर एक बल mg हमेशा लगेगा। अब अगर यह वस्तु जमीन पर रखी हुई है, तो इसे क्या कर रही है, यह जमीन पर इस पर पृथ्वी मां का प्यार mg लग रहा है, लेकिन ये अल्टीमेटली किस पर लगा रही है सर, वो जो है वो जमीन पर बल लगा रही है। तो ये हमारे लिए क्रिया हो गया। अब इसी के बदौलत अगर ये यहाँ पे स्थिर है, ये रखी हुई है, तो इसको जमीन भी एक बल ऊपर की तरफ लगाएगी, जिसे हम अभी के लिए n या अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। अभिलंब मतलब सतह के लंबवत है, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा। तो इसमें क्रिया अभिक्रिया क्या होगी सर, जो वस्तु पृथ्वी पर लगा रही है वो क्रिया हो गई, और या सतह पर लगा रही है, सतह जो वस्तु पे लगा रही है वो अभिक्रिया होगी। तो क्या दोनों एक ही वस्तु पे लग रहे? नहीं सर, अलग अलग वस्तु पे लग रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये वाला जो बल है, ये mg बल जो वो mg बल जो वस्तु पृथ्वी पर लगा रही है या धरती पर लगा रही है, सतह पर लगा रही है, और वही जो ऊपर की तरफ उसे मिल रहा है। तो ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लग रहे हैं। मतलब टेबल को लग रहा है मुझे नीचे धक्का लगाया जा रहा है, और ब्लॉक को लग रहा है या जमीन को लग रहा है मुझे नीचे धक्का लगाया जा रहा है, ब्लॉक को लग रहा है मुझे ऊपर धक्का लगाया जा रहा है। या इसके अलावा बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान के चलो यहां पर हमारे पास एक द्रव्यमान m1 है, यहां पे दूसरा द्रव्यमान m2 है। गुरुत्वीय मतलब मान के चलो निर्वात में कहीं बहुत दूर पृथ्वी से लगे हुए, इन पे और कोई बल नहीं लगा, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस बल को हम बोलेंगे F12, इस बल को बोलेंगे F21। मतलब F12 मतलब बल 1 पर 2 के कारण, F12 क्या होता है, F12 होता है बल 1 पर 2 के कारण। इसी प्रकार से F21 क्या होगा, बल दूसरे ऑब्जेक्ट पे बल 2 पर 1 के कारण, क्लियर है मामला। तो यहां पर सर इस पे जो बल लग रहा है इस कारण ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना लग रहा है सर, इस पे बल इस तरफ लगेगा F12,
और हाँ 2 प्लेनेट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार से इस पर जो बल लग रहा है इस कारण वो इसे अट्रैक्ट करेगा, F12 बल लग रहा है। तो यहां पर यह क्या क्रिया अभिक्रिया बल हो गए, क्योंकि इसने इससे अट्रैक्ट किया, इसने उसे अट्रैक्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, F12 बल किस पे लग रहा है सर, 1 पर लग रहा है। F21 किस पे लग रहा है सर, 2 पर लग रहा है। तो ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लग रहे, सबसे बेसिक सी बात, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो अगर मैं परिमाण अनुसार तो समान होंगे, अगर मैं बल लिखूंगा तो ये बल किसके बराबर होगा, Gm1m2 बटे में r², गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इसमें ऐसा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि ये जो बल होगा ये बल है F12 और ये वाला बल है F21, तो मैं इनको बराबर तो बोल सकता हूं, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, सदिश लिख रहा हूं तो नेगेटिव साइन के साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने इसमें माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यह इस पे बल लगा रहा है, यह इस पे बल लगा रहा है, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव बोलना ही पड़ेगा, एक की दिशा पॉजिटिव है दूसरे की दिशा नेगेटिव है। तो ये क्रिया अभिक्रिया को लेकर बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। ये आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दो वस्तुएं चाहे वे एक दूसरे को आकर्षित कर रही हो या प्रतिकर्षित कर रही हो, उनके मध्य बल परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होता है, और ये क्या होगा, ये क्रिया अभिक्रिया बल होगा। अच्छा, अब इसमें न्यूटन की गति के नियम, हाँ 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 9th क्लास में आपने इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। 9th क्लास में तो मस्ती मजाक में पढ़ लिया कि मैंने तुझे चाटा मारा, तूने भी मुझे चाटा मारा, क्रिया अभिक्रिया बल हो गया। ये सब फालतू की इधर उधर की बातें होती है, फर्जी बातें होती है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब कि वो सीरियल शुरू होने से पहले बोलता है ना कि यह सारी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना या कोई मतलब नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता तो ये महज एक सौभाग्य की बात होगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने तुझे चाटा मारा, तूने मेरे को चाटा मार दिया, सब फालतू की बातें होती है, फर्जी बातें होती है। मेन बात यह है फिजिक्स के अनुसार जो हमें समझना है। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण से बिंदु, हम कभी भी एकल विलगित बल उत्पन्न नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, हम कभी भी इस दुनिया में एक बल उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ इस सीरियल में दिखाई गई घटना है, बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान दे ले, यहां पर ऐसा कभी संभव नहीं है कि अगर हमने किसी पर या किसी एक वस्तु दूसरी पर बल लगाए, दूसरी पहले पे बल ना लगाए, ऐसा संभव नहीं है। हर एक बल के लिए एक विपरीत बल होगा ही होगा। प्रतिक्रिया में बल सदैव, या प्रकृति में बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युगम के रूप में उत्पन्न होता है। क्या होता है, सदैव क्रिया प्रतिक्रिया होती ही होती है। पहली इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट सी बातों में एक, क्या कि ऐसा नहीं होगा कि क्रिया हुई फिर प्रतिक्रिया हो रही है, ऐसा नहीं होगा। विलगित मतलब एकल विलगित, मतलब कि आइसोलेटेड, मतलब एक अकेला इस दुनिया में हो जाए, ऐसा है ना। जैसे तुम बायो वाले बच्चे हो तो तुमने ऐसा पढ़ा होता ना कि इस दुनिया में 2 प्रकार के जीव होते हैं, जो खुद ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या सेल आपस में टूट के और सेल बना सकते हैं, और दूसरे जो होते हैं जिसमें मेल फीमेल पार्टनर की जरूरत होती है, उसमें अगर आगे रिप्रोडक्शन करना है या आगे नया बेबी होना है तो उसके लिए 2 की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब ये क्या हुआ, यह विलगित एकल विलगित बल जो होगा वो अकेला नहीं होगा, है ना। 2 बल हमेशा होंगे, क्रिया अभिक्रिया होगी ही होगी। इसी प्रकार से इसमें कोई समय अंतराल नहीं होता। समय अंतराल नहीं होता मतलब बीच में लैगिंग नहीं आती है ना, बीच में लैग नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि क्रिया हुई उसके बाद में प्रतिक्रिया होगी, नहीं, तुरंत जैसे ही क्रिया हुई वैसे ही प्रतिक्रिया होगी ही होगी। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिया के कारण प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के कारण क्रिया संभव है। ऐसा नहीं कि इसके कारण वो उसके कारण ये हुआ, नहीं, दोनों एक ही है। किसी को भी क्रिया किसी को भी प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको क्रिया बोला उसको प्रतिक्रिया नहीं बोल सकते, प्रतिक्रिया जो क्रिया नहीं, दोनों एक, किसी को क्या ही नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो। अतः हम किसी भी एक बल को क्रिया कह सकते हैं और दूसरे को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, वस्तुएं स्थिर हो या गतिशील हो, उन पर क्रिया का नियम सदैव लागू होता है।
क्रिया का नियम सदैव लागू होता है। मतलब इस दुनिया में अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ऐसी स्थितियां हो सकती है जहां पर पहला और दूसरा नियम ना लगे, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है जिसमें गति का तृतीय नियम ना लगे। ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है जिसमें गति का तृतीय नियम ना लगे। हर स्थिति में लगेगा। वो त्वरित वस्तु हो, वह नियत वेग से चल रही हो, वह स्थिर हो, हर कंडीशन में प्रतिक्रिया बल होगी ही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते, एक और छोटी सी बात करेंगे। हम इसको जस्ट छू कर निकल जाएंगे, टक्कर से छू कर बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम आगे चलकर जब हम सेंटर ऑफ मास या हम द्रव्यमान केंद्र की चर्चा करेंगे, उसमें ये वाला पूरी बातें करेंगे। ये वाला चैप्टर हम पूरा उसमें पढ़ने वाले हैं। क्या है चैप्टर और क्या है बातें? संवेग संरक्षण का नियम, है ना। ये जब हम द्रव्यमान केंद्र की बातें करेंगे उसमें एक्चुअल में संवेग संरक्षण आता है। बहुत जगहों पर साथ में पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी में भी साथ में दिया है, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर मैंने यहां पे करवाया तो कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं बन पाएगा। तो ये वाली बात जो है वह अभी ना पढ़कर हम एक दो चैप्टर बाद ही पढ़ेंगे, द्रव्यमान केंद्र और संघट वाला चैप्टर, उसमें वाली बात बताऊंगा। क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम? तो संवेग संरक्षण का नियम, इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि संवेग संरक्षण के नियम पर ही संघट आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही संघट या टक्कर आधारित होती है। दो कण टकराएंगे तब क्या होगा, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस है ना। मतलब यह समझ लो कि मैंने धूप में खड़े होकर अपने बाल सफेद नहीं करवाए हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैंने हर बार हर चीजें ट्राई कर करके कि भैया इधर की चीज उधर करते, उधर की चीज इधर करते, इधर की चीज उधर करते, तो उससे बेस्ट रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है, किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल तरीके से बच्चों को समझ में आती है चीजें। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हम कहां पढ़ेंगे? संघट के पहले पढ़ लेंगे। तो उसमें हमें कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, हम कक्षा 9वीं में भी पढ़कर आए सर। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है, मतलब कि एफ नेट अगर कहीं पर, या बाह्य बल क्या होता है, देखो मैं आपको डिराइव कर देता हूं एक लाइन में। पहले तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बल होता है। अगर मान के चलो किसी निकाय पे बल ही शून्य हो जाए, मतलब 0 बराबर हो जाए डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब निकाय मतलब मेरे पास 2 से ज्यादा कण होने, ये 1 से ज्यादा कण होने चाहिए। तो यहां पर अगर डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये डेल्टा टी तो 0 हो गया, तो 0 बराबर हो गया डेल्टा पी के, ठीक है। तो अब यहां पर ये मैं 0 बराबर लिख सकता हूं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। क्या होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ये प्रारंभिक इधर आ जाएगा, सॉरी संवेग। तो ये पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि पहले और बाद का संवेग जो है वह समान है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय पर रेखीय संवेग संरक्षित होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संरक्षित होता है मतलब पहले और बाद में समान है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो कि हम प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं और आगे चलकर टक्कर वगैरह भी हम समझेंगे भी। जैसे इसके कुछ बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको कि आपने ये समझा कि हमने बंदूक से गोली चलाई, तो गोली आगे गई, बंदूक पीछे गई, तो बंदूक कितने वेग से पीछे आएगी, वह कैसे पता कर सकते हैं? बंदूक कितने वेग से पीछे आएगी वो कैसे पता करेंगे? संवेग संरक्षण के नियम से, है ना। पहले निकाय में अब 2 चीजें, गोली और बंदूक। इनका प्रारंभिक संवेग सर रुका हुआ था, ना तो बंदूक चल रही थी ना तो गोली चल रही थी। फिर बाद में गोली आगे गए, बंदूक पीछे आई, तो उसमें हम बंदूक का वेग निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। अब ये यहां पर क्यों बताया गया? क्योंकि संवेग संरक्षण का जो नियम है वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। क्योंकि अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं निकाय, लेकिन मैंने तो आसान करने के लिए एफ बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में मेरे पास 2 वस्तुएं होंगी। तो यह संवेग संरक्षण का नियम जो है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से बनता है या उस पर आधारित होता है, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है मामला? किस पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह अभी आपको नहीं आएंगे, बस आपको स्टेटमेंट वगैरह पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ हम आगे चलकर कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं। अब हमने इस चैप्टर में
क्या क्या पढ़ लिया। संवेग संरक्षण के बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम वो अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक क्लास पढ़ेंगे। मतलब मान के चलो कि ये पूरा चैप्टर में संवेग संरक्षण जो है वो 2-3 क्लासेस तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बातों में से एक है वो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया ये मैं आपको बता देता हूं एक बार, है ना। देखो हमने इस चैप्टर में अभी 2-3 क्लास लगा के हमने गति के द्वितीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम पढ़ लिए। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमारा द्वितीय नियम था, जो हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा। उसमें बहुत सारे लगभग के 1-1.5 क्लास तक उदाहरण करे। लेकिन ये अब हमारे पास द्वितीय नियम खत्म हो चुका है, ठीक है। द्वितीय नियम से जुड़ी सारी बातें खत्म हो चुकी है, तृतीय नियम की भी सारी बातें खत्म हो चुकी है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर F बराबर, है ना, किसी भी वस्तु पे जो परिमाणी बल लगेगा। देखो ये जो बातें बोल रहा हूं ये कहीं लिखी भी नहीं मिलेंगी और ये कोई बताएगा नहीं। अगर ये बात तुझे पता चल गई तो तुझे आगे का फील आ जाएगा मुझे क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है ना। क्योंकि फिजिक्स में सीधा सा नियम है, हर चीज पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं क्यों पढ़ना है। अगर तुझे पता होगा, तुम्हें पता होगा यार क्यों कर रहा हूं मैं जिंदगी में, तुम्हें पता है कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे नीट की एग्जाम क्यों निकालनी है, तो तुम निकाल लोगे। तुम्हें पता है कि यार अगर मैं नीट की एग्जाम निकालूंगा तो तुम्हारा अपने आप पढ़ने में मन लगेगा कि यार मेरे को नीट की एग्जाम निकालनी, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी का एकमात्र रास्ता है जिससे मैं कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर और कुछ बड़ा कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में। क्योंकि ऐसी जिंदगी तो हर कोई काट लेता है अपनी, लेकिन मैं कैसे अपने आप को यहां से, इस गांव से, इस जगह से बाहर निकाल सकता हूं, कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकता हूं, कैसे अपने आप को बड़ा बना सकता हूं। और ये केवल मेरे लिए नहीं होगा, ये मेरे पूरे घर के लिए होगा, मेरे पूरे परिवार के लिए होगा, है ना, मेरे पूरे परिवार के लिए होगा। जैसे तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे साथ में, है ना, मेरी क्लास में एक लड़की थी, कल्पना नाम की थी। तो उसका एक्चुअल में उसने ड्रॉप लिया था, मतलब मेरे से कभी ज्यादा बात नहीं हुई, मेरे स्कूल में थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। तो उसका भी मैंने थोड़े दिन पहले फोटो देखा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि अभी वो दिल्ली एम्स में है, शायद उसका मेरे उम्र की है तो उसका शायद जो यूजी होता है ना, एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में शायद वो पीजी कर रही है या फिर शायद प्रैक्टिस कर रही है। और वो दिल्ली एम्स में, उसने फोटो डाली, वो दिल्ली एम्स में थी। और उसके साथ ही साथ, है ना, उसकी मम्मी की भी फोटो थी, घर वालों की भी फोटो थी। मतलब वो वहां से, हमारे घर से, हमारे गांव के वहां से, हमारे छोटे से शहर से निकली और निकल कर अब वो आज दिल्ली एम्स में है और पूरा परिवार दिल्ली एम्स में है, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशनल वाली बातें होती कि मेहनत करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली मिलेगी। तुम्हें पता है, तुम्हें कारण पता है कि नहीं यार अगर मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, बहुत बेहतर कर पाऊंगा। तो वही सारी चीजें हमें भी पता होना चाहिए यार हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अगर हमने ये सब कुछ पढ़ा तो हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं, 3 नियम पढ़ लिए। तो हमारे पास अब हमारे पास क्या है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है। हमारे पास 1 2 3 3 नियम आ चुके हैं। अब ये तीसरे नियम में दूसरा नियम जो था उसमें था F बराबर ma हमने पढ़ा, ठीक है। डेल्टा P बाय डेल्टा T पढ़ा, उसको हमने F बराबर ma के रूप में पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि अब आगे जो सवाल करने वाले हम उसमें पाइप वगैरह वाले सवाल नहीं करने वाले, रॉकेट वाले सवाल नहीं करने वाले जिसमें v dm बटा dt लगेगा, वो वाले सवाल नहीं होंगे। अब हमारे जो सारे सवाल होंगे F बराबर ma वाले सवाल होंगे, F बराबर ma वाले सवाल होंगे। तो F बराबर ma वाले जो सवाल होंगे इसमें F क्या है। तो सर हमने अभी तक बोला कि F जो होता है वो बल होता है, बहुत बढ़िया बात। हमने बोला F आया 5 न्यूटन आया, हमने बोला 10 न्यूटन आया, हमने बोला 50 न्यूटन, हमने बोला 100 न्यूटन आया, कहीं से भी बल आया। लेकिन ये बल जो है ये किसने लगाया, ये बात अभी तक नहीं करी हमने, ये बात हमने अभी तक नहीं करी। अगर सर हम किसी एक वस्तु पे बल लगा रहे तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, या हमने किसी वस्तु को एक रस्सी से खींचा तो बल कैलकुलेशन कैसे होगा। हमने किसी एक वस्तु को स्प्रिंग से लटका दिया और स्प्रिंग खींच गई तो बल कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये सब क्या है, यह विभिन्न प्रकार के बल है ना। क्या है? विभिन्न प्रकार के बल, विभिन्न प्रकार के बल है।
मतलब इस वस्तु पर विभिन्न प्रकार के, एक वस्तु पे विभिन्न प्रकार के बल लगते हैं, बहुत सारे प्रकार के बल लग सकते हैं। अब ये जो सारे बल है इनको हमें समझना होगा, इनका फील आना चाहिए यार कि कौन सा बल लग रहा है, मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करूं। जैसे आपने एक फेमस सवाल देखा होगा फिजिक्स में, बहुत बार देखा होगा कि सर एक यहाँ पर घिरनी होती है, यहाँ पे एक द्रव्यमान लटक रहा है, यहाँ पे एक द्रव्यमान लटक रहा है, तो अगर ये दोनों द्रव्यमान इस तरह से लटक रहे हैं तो इसमें मैं कैलकुलेशन तो करूं, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए रस्सी में कौन सा बल लगता है। मैंने यहां पर एक स्प्रिंग ली, यहां पे एक स्प्रिंग ली और एक द्रव्यमान लटका दिया, तो इसमें स्प्रिंग में कौन सा बल होगा। तो आगे फिजिक्स जो है, फिजिक्स क्या है, देखो ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, पूरा फिजिक्स में ये जो मैंने विभिन्न प्रकार के बल लिखा यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बल और ऊर्जा की कहानी है, दो ही चीजें इस फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स है दुनिया में दो ही चीजें, फिजिक्स है दुनिया, पूरी दुनिया में दो ही चीजें, बल और ऊर्जा। जिसके पास बल और ऊर्जा गए, जिसको बल और ऊर्जा की कहानी समझ में आ गई, उसने दुनिया जीत ली। बोलते अमेरिका बहुत पावरफुल है, क्यों पावरफुल है अमेरिका देश, क्योंकि उसके पास बल है और ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ऊर्जा है उनके पास, है ना, उनके पास विभिन्न स्रोत है ऊर्जा के, और उसी से उनने बल बना लिया, उनने अपनी आर्मी खड़ी कर ली इतनी बड़ी, उनने अपनी मिलिट्री इतनी बड़ी खड़ी कर ली, उनके पास बहुत बड़े बड़े जहाज आ गए, क्यों, बल और ऊर्जा के कारण। भारत देश आने वाले 2 से 3 सालों में, या आने वाले अब ऐसा बोल सकते 2023 चल रहा तो 2030 तक, आने वाले 7 से 8 सालों में इस दुनिया में नंबर 3 पर आ जाएगा, इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा और बल हमारे पास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा और बल ही है इस दुनिया में पूरी कहानी। तो अगर मैं आगे समझूं तो हमें विभिन्न प्रकार के बलों को डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो हम फिजिक्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, फिजिक्स का फील आ पाएगा। तो विभिन्न प्रकार के बल क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये बेसिक बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल मतलब कि अगर मैंने किसी वस्तु को हाथ लगाया, कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, कि कांटेक्ट हुआ, तब कौन सा बल लगेगा, तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। इसी प्रकार से अगर हमने किसी रस्सी में बात करी, तो रस्सी को खींचा तो रस्सी में तनन लगता है, तनन या तनाव का बल, तनन बल। इसी प्रकार से अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में कौन सा बल लगता है, सर स्प्रिंग बल लगता है, स्प्रिंग बल लगता है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर स्प्रिंग के अलावा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बल की लिस्ट बताई ना आपको, वो वही सारे बल है। इसी प्रकार से अगर एक वस्तु जो है वो किसी, मतलब अगर कोई आदमी गाड़ी में बैठा है, तो गाड़ी अगर त्वरित गति कर रही तो उसमें छदम बल लगता है, जो मैंने भूत आया था ना, ये अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, गति का प्रथम नियम जब हम पढ़ रहे थे कि सर भूत आया, हमें पीछे धक्का लगा गया, दीदी ने हमें चाटा मार दिया, किसकी वजह से, छदम बल की वजह से, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलकर हम और भी बल पढ़ेंगे, जैसे घर्षण बल हो गया, अगला चैप्टर पढ़ेंगे घर्षण बल, ठीक है। ये तो क्लास 11th की कहानी होगी। क्लास 12th में जब हम जाएंगे तो हम पूरा क्लास 12th यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम स्थिर विद्युत पढ़ेंगे, कूलम का नियम पढ़ेंगे, या आवेशों के मध्य पढ़ेंगे बल, उसे क्या बोलते हैं, उसे विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल पढ़ेंगे आगे चलकर। फिर उसके बाद में चुंबकीय बल की चर्चा होगी, चुंबकीय बल होगा, फिर नाभिकीय बल होगा, नाभिकीय बल होगा। तो यार ये बहुत सारे प्रकार के बल है जिसको हमें डिटेल में आगे पढ़ना है, और इन सारी चीजों पे मेहनत करनी है, और इसी को समझना है, यही पूरा फिजिक्स है, खत्म बात, ठीक है। अब अरे एक और इंपॉर्टेंट सी बात रहेगी, कौन सा बल रह गया, गुरुत्वाकर्षण बल रह गया सर यहां पर। गुरुत्वाकर्षण बल रह गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही सारे बल है जिनको हमको डिटेल में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो बल ही बल है भैया, बल ही बल है, ये सब पढ़ जाएंगे, ये सारे नेट बल होंगे। तो ये किसी भी वस्तु पर लग रहे तो उससे हम उसका द्रव्यमान पता हो तो तुरंत ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर है मामला। अच्छा,
अब यहां पर ये तो सर हमें समझ में आ गई बात। अब इसमें अगर हमारे पास ये बल जो है, तो सर आपने स्टार्टिंग में भी हमें कुछ बल के बारे में बताया था, है ना, सूडो फोर्स, बेटा वो छदम बल ये लिखा हुआ ना, द है ये, छ द द म, है ना, छदम बल। तो जो स्कूल में, सॉरी, जब हम क्लास 11th के स्टार्ट कर रहे थे, तो स्कूल वगैरह में आपने ये बातें भी पढ़ी होंगी क्या, या हमने भी आपको बताया था बिल्कुल बेसिक सी बात कि सर 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक गुरुत्वाकर्षण बोलता है, नाभिकीय बल में 2 थे, और एक विद्युत चुंबकीय बल बताया था, वो कहां है? तो एक्चुअल में यह यहां पर स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण, छदम, तनन, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये सारे बल दिख रहे हैं आपको, वो सब कोई विद्युत चुंबकीय बल है, वही सब कुछ विद्युत चुंबकीय बल है। क्लियर मामला? तो अब एक एक कर हमें ये सारे बल पढ़ना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। गतिज बल क्या होता है? अरे मूर्ख, ये कौन आया? अरे गतिज बल नहीं होता, गतिज घर्षण बल होता है, वो भी घर्षण बल का प्रकार है, गतिज बल कुछ नहीं होता। चलो, तो अब इसमें सबसे पहला अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कब लगता है? सबसे पहली बात तो जब किसी वस्तु का संपर्क होता है किसी दूसरी वस्तु से, कांटेक्ट होता है, तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इससे हम संपर्क बल भी कह सकते हैं। जब संपर्क होता है, जब दो वस्तुओं में के मध्य संपर्क होता है, तो जब दो वस्तुओं के मध्य संपर्क होता है, वही अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है ना, वही अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। इसे हम एन से, अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल, है ना, अभिलंब मतलब नॉर्मल, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन फोर्स, इसे एन या आर से चिन्हित किया जाता है। हम तो एन से करेंगे, कहीं कहीं आपको आर से भी मिल सकता है। हाँ, विद्युत बल भी बेटा वही सब मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, स्थिर विद्युत बल, गतिक विद्युत वाहक बल, है ना, गतिक विद्युत बल, ये सब आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तब लगता है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, यह धक्का देता है, यह बल धक्का देता है। देखो, बल एक्चुअली धक्का देने वाली बात क्या है? मैंने तुम्हें बल की परिभाषा क्या बताई थी? बल की परिभाषा क्या थी सर? बल की आसान सी परिभाषा थी कि किसी भी वस्तु को धकेलना या खींचना, दो बातें थी। अरे याद आया, बल की परिभाषा क्या थी? बल की परिभाषा थी सर धक्का देना या खींचना, यही बल था। तो जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह हमारे लिए क्या होता है? वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। तो यह बल, यह धक्का, या ऐसा लिख लो, यह धक्के का बल है। इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं पुश फोर्स, पुशिंग फोर्स। मतलब जब भी हमें किसी चीज को धक्का मारना होगा, तब वो जो बल लग रहा है वह पुशिंग फोर्स होगा। ठीक है, मतलब हम किसी चीज को अगर धक्का जब भी दे रहे, तो वह वहां पर हम क्या लगा रहे हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रहे हैं। अच्छा, अब किसी भी वस्तु पे अगर धक्का, अब ये धक्के की दिशा क्या होगी? तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि धक्के की दिशा जो होगी वह वस्तु की तरफ होगी या वस्तु से दूर होगी? क्या किसी को आप वस्तु से, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट पॉइंट पे, मतलब जैसे आपने उसको धक्का लगाया तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है उसमें वस्तु की ओर होता है धक्का या दूर होता है? सर कांटेक्ट पॉइंट पर, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं? संपर्क बिंदु या कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या संपर्क बिंदु पर क्या होगा? सर संपर्क बिंदु पर जो धक्का होगा वो कहां होगा सर? वस्तु से दूर होगा या तरफ होगा? धक्का कैसे लगता है? अगर यहां पर मैं एक ब्लॉक पर धक्का लगा रहा हूं तो ये सर धक्का इस तरफ होगा, मतलब वस्तु की तरफ होगा, पॉइंट की तरफ तो नहीं बोलेंगे, ये बिंदु संपर्क बिंदु पर वस्तु की तरफ होगा। वस्तु की तरफ होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बोला कि यहां पर यह एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर अभी बेसिक सा एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सर नीचे mg होगा, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण g है तो नीचे की तरफ mg बल लगेगा, और इसमें नॉर्मल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो सतह लगा रही है वो कहां होगा? वस्तु की तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। या अगर मान के चलो हमारे पास कोई एक वस्तु जो है वह कहीं किसी दीवार से टिकी हुई है, तो अब इसकी कितनी संपर्क सतह है कोई बताएगा? अगर एक वस्तु दीवार से टिकी हुई है तो कितनी संपर्क सतह है? 2 संपर्क सतह हो गई। तो सर यहां पर भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा जो वस्तु में ऊपर की तरफ लग रहा है, और इधर से भी अगर टिकी हुई है तो एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल इधर भी लगेगा, जैसे N1 बोल देते हैं, जैसे N2 बोल देते हैं। 2 संपर्क बल होंगे। तो यह संपर्क बल को या अभिलंब प्रतिक्रिया बल को लेकर बिल्कुल बेसिक सी बातें आज हमने जानी। अब इस पर क्वेश्चंस और इससे जुड़ी और बातें हम कल की क्लास में करने वाले हैं। कल की क्लास कब होगी? कल की फिजिक्स की क्लास जो है वो तीसरी ना होते हुए दूसरी होगी, ठीक है। अच्छा, कल आपकी है ना जो बैकलॉग सीरीज है उसका मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है हो सकता है कि है ना हम लोगों ने दोनों बातें साथ में करी तो कामेश सर ने ट्विस्ट कर दिया हो उसे। तो एक बार आप लोग 2 मिनट का समय देंगे मुझे, मैं एक और बार कंफर्म कर देता हूं आपको। हाँ भाई, कामेश सर ने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, मैं फिर से आपको बोल देता हूं। कल से आप लोगों की बैकलॉग सीरीज है, कल 12 बजे से आप लोगों की क्लासेस है, और आपकी कल की क्लास जो होगी वो केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। हो सकता है कि कल एक्चुअल में बात ये भी है, तो मैं अंदर की बात बताता हूं, कल YouTube पर एक छोटा सा इवेंट भी हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हमारा जो प्यारा सा नीट का चैनल है, डाउटनेट नीट का चैनल, उसपे 4 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। तो 4 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, तो उस वजह से हम एक छोटा सा एक इवेंट टाइप भी करने वाले हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी क्लास 12 ना होते हुए 12:15 बजे से शुरू हो। कितनी बजे से? 12:15 से 12:15 बजे से। तो 12 बजे आप लोग YouTube पे आ सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में 12:15 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी कल, है ना। हाँ, पार सर ने भी बोला था ना कल ही होगी, वही बात है, कामेश सर ने शायद उल्टा बोल दिया होगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना कि बैच 1 बैच 2 का भी हो जाता है यार हमारे साथ। देखो क्या होता है, मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे सामने बच्चे नहीं हैं, हमारे सामने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट चलते रहते हैं। अब जैसे मुस्कान या आयुषी, अरविंद, राज, ये सामी कॉमन नाम है, तो बैच 2 में भी ऐसे कुछ बच्चे, बैच 1 में भी ऐसे कुछ बच्चे। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्योंकि हमें शक्ल तो दिख नहीं रही, मैं घुसूं तो मुझे पता चल जाए कि मैं किस घर में गया हूं, है ना, या कौन से आदमी अंदर बैठे हुए, मुझे किसी की शक्ल दिखती नहीं है। तो हो सकता है कि कामेश सर के साथ भी वही हुआ हो कि अगर
अगर बैच 1 है, बैच 2 है, बैच 1 है, बैच 2 है, तो बैक टू बैक क्लासेस होती है, एक से एक खत्म करी दूसरी शुरू करी, पहले खत्म करी दूसरी शुरू करी, तो इंटरचेंज हो गया होगा। तो इसमें कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कल 12:15 रोज 12 बजे करेंगे। प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। 12 नहीं, 12:15 पर, केवल कल का दिन 12:15 पर करेंगे। फिर 12 बजे से हम बैकलॉग सीरीज कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास केमिस्ट्री की होगी, फिर फिजिक्स की होगी, है ना। तो कल है, कल आपका जैसे बुधवार हो जाएगा, फिर गुरुवार के दिन फिजिक्स की होगी, फिर शुक्रवार के दिन आपकी फिर से क्लास जो है वो बायोलॉजी की होगी, फिर शनिवार को केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगी, फिर बायो होगी, है ना। तो दो दो क्लास हर एक सब्जेक्ट की होगी बैकलॉग सीरीज की। अब फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे वो कल ही हम चर्चा करेंगे। क्लियर है मामला। ए स्टार बैच में क्लासेस होंगी बेटा, बस थोड़ा सा और समय दीजिए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे बैच 1 बैच 2 दोनों के जो बच्चे वो एक साथ मर्ज हो जाए, मतलब ए स्टार बैच में कि ये एक और टेस्ट हो गया है, तो ये वाला जो इस संडे टेस्ट हुआ था वो आप लोगों के सेकंड बैच में भी होता, तो उसमें भी कुछ अच्छे बच्चे जिनके 600 से ऊपर नंबर है टेस्ट में, तो वहां से भी कुछ बच्चे हम निकालेंगे। और उसके बाद में हमारा ये बैकलॉग सीरीज खत्म होगा, उसके तुरंत बाद ही, क्योंकि बैच 2 की जो बैकलॉग सीरीज वो 1 से 6 में होगी, है ना। क्योंकि यार एक बार में एक आदमी एक ही बैच में पढ़ा सकता है 12 बजे, तो ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम लोग शुरू कर लेंगे, चिंता ना करो। क्लियर है मामला। हाँ भाई, और कुछ डाउट किसी को। एक समान कौन सी गति लिखी है? हाँ, यांत्रिकी अच्छा टॉपिक होता है, अच्छा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तुम्हें यहां मजा आ जाएगा तो क्लास 12 में तो और ही मजा आ जाएगा, क्योंकि क्लास 12 और आसान है। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने बातें करी, उससे भी आसान क्लास 12 है बेटा। जो भी आपको मॉड्यूल में दे रहा हूं मैं, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको करने, सारे जितने इंपॉर्टेंट है वो डाले हुए मैंने। अंशुल पाल, पापा जी मैं मेन हाँ भाई, मत निकाले कोई भी। अंशुल पाल बेटा कोई भी चैप्टर का प्रिंट आउट मत निकाले। तेरे पास अगर टैबलेट है, मतलब कि आईपैड वगैरह या पैड है, उससे पढ़ रहे हो, या फिर मोबाइल है, तो मोबाइल से भी एक एक क्वेश्चन को जूम करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी रखते, मार्क्स इंप्रूवमेंट वगैरह पे और भी हम बातें करेंगे, चिंता ना करो। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, अभिलंब प्रतिक्रिया पे और चर्चा हम करेंगे कल की क्लास से। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। खाना खा लो जाकर।